तो आपकी वक्त प्रॉपर्टी है, तो उनके रेंट के लिए या उन्हें खाली करवाने के लिए आप क्या करें? अभी ये महाराष्ट्र लेवल पे जो है ना, हर शहर में ये मसला है आप जो बोल रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, पुलिस स्टेशन है, तो उसको लेकर जो है तो हम एक सर्वे रिपोर्ट बना के सीएम के साथ मीटिंग करने वाले कि एक तो आप सेक्शन 91 के तहत लैंड एक्विजिशन करके हमको कॉम्पनसेशन दे दो, प्रॉपर्टी आप ले लो उनको, क्योंकि प्रोविज़न है वैसी। दूसरा 30 इयर्स के लीज आउट पे ये प्रॉपर्टी ली जाए, तो उसके लिए स्पेशल हम जो है तो सीएम के साथ मीटिंग करने वाले, उसको भी हमने डिस्कस किया। लेकिन हमारा वो जब तक सर्वे रिपोर्ट नहीं आता, क्योंकि हम ऐसा ही रैंडमली मीटिंग नहीं कर सकते, सर्वे रिपोर्ट जैसे आएगा, हर शहर में कितने गवर्नमेंट ऑफिस है वो रिपोर्ट लेकर हम सीएम के साथ बैठने वाले हैं। लैंड एक्विजिशन के मामले में, लैंड एक्विजिशन के मामले में करोड़ों रुपए वक्फ बोर्ड के अटके हुए हैं सरकार के पास। पिछले 8 साल से हम आपसे मांग रहे हैं कि वो एक्विजिशन में कितनी जमीन गई, कहाँ की गई, कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है। आपको ये मालूम नहीं है कि कहाँ से कितनी जमीन पीएलए अकाउंट में पैसा है, हाँ, तो वो ज़्यादा है वो। उसके लिए एक मीटिंग हुई हमारी गवर्नमेंट के साथ, में कितनी जमीन, उसका जीआर बनाने का उन्होंने पिछले मीटिंग में बोला था, अजीत दादा थे जब, तो वो मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि जितना भी पीएलए अकाउंट में पैसा है जो वक्फ बोर्ड की लैंड रोड में जाती है, एमआईडीसी में जाती है, कॉम्पनसेशन मिला हुआ, तो बहुत सारी अमाउंट है, बड़ी अमाउंट है वो, तो वो अमाउंट हमको मिलने वाली थी। उसकी 2 बार मीटिंग होगी, तो मैं खुद था उसमें, वो मीटिंग में, फ़ोटो भी आपने देखे होंगे, हमारी न्यूज़ भी आई थी वक्फ बोर्ड की तरफ से। लेकिन अभी बदकिस्मती से अजीत दादा का देहांत हो गया, अभी नए मिनिस्टर सुनेत्रा वहीनी आए, उनके साथ फिर से इस मौजू पे हमारी मीटिंग लगने वाली है। सर ये 1600 जो प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड नहीं हुई नए कानून में, अभी आप बता रहे 4 आप लोगों ने रजिस्टर्ड किया है, क्या वजह रही ये लोग नहीं रजिस्टर कर पाए और इनको फिर आगे ट्रिब्यूनल में जाके ही जाना पड़ेगा, या फिर कैसा इन लोगों को आप लोग ये करेंगे? नहीं देखिए, उन्होंने एप्लीकेशन हमारे पास किया, उसके बहुत सारे एप्लीकेशन में जो फ़ीस भरनी होती है वक्फ बोर्ड की वो भी भरी है उन्होंने, लेकिन जो कुछ क्यूरीज होती है छोटे मोटे, जिसके वजह से वो उनके पास से कागजात नहीं मिल पाए हमको, इसलिए वो 8/4 के मीटिंग के पहले हम उसको सैंक्शन नहीं कर पाए। अब ऐसा है कि उसके बाद हम लोग अगर रजिस्टर्ड करते हैं उसको, तो पोर्टल में इशू आ रहा है, क्योंकि पोर्टल में डेडलाइन है। अगर हमको कोई कोर्ट में कोई उसको लेके पेश करता है, कोर्ट हमको कहता है कि भाई ये बैकडेटेड, पीछे कानून आने के पहले जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस है उसको मेरिट पे डिसाइड करो, तो जैसा आज हमने 4 एप्लीकेशन पे डिस्कस की, वैसे उस पर भी करेंगे। तो इसके ऊपर आप खुद कोर्ट को अप्रोच नहीं हो सकते? वो हम एक सेकेंड, उसके ऊपर लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, वो आज हमारे सामने एक सैंपल आ गया है ना, तो अभी उसके ऊपर हम लीगल ओपिनियन लेंगे कि हम सो मोटो जा सकते हैं क्या। अच्छा, वक्फ बोर्ड में आपके पास बरसों से जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट से बोलिए या आर्जी तौर पर जो काम कर रहे हैं, तो उनको रेगुलराइज कब किया जा रहा है? और क्योंकि अभी नया जो स्टाफ है, ऐसी शिकायतें आ रही कि वो जो वक्त काम से आते हैं उनसे सही ढंग से उनकी बातचीत भी नहीं होती। किससे? देखो, लोगों के साथ जो कामों के सिलसिले आप ऐसा नाम दो। नहीं सुनो, ऐसा नाम भी मत दो, जितने लोग रहते उतने व्यक्ति मत हो रहते, ये बात आप मानते हैं, आप लोग भी बड़े, सबका मिजाज अलग अलग है। तो जो लोग की शिकायत ज़्यादा, जो ऑफिसर की हमारे पास शिकायत आती है, तुरंत हम उस पर एक्शन लेते। हमने 2 नए ऑफिसर सस्पेंड करे, आपको मालूम है, 2 अहम ऑफिसर जो अहम डेस्क पे बैठे थे उनका तबादला करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसी तरीके से हैंडल करके हम सही कर सकते हैं, और ये रूटीन प्रोसेस है, ये कुछ नई चीज़ नहीं है। और रही बात डेली वेजेस के जो बच्चे हैं, डेली वेजेस के बच्चों के लिए जो है, हमने जो पहले उनको मानधन देते थे उसमें अभी इजाफा किया है। जब हम मेंबर बन के आए थे तो 500-400 रुपये था, आज लगभग मेरे ख्याल से कितना ट्यून को 700-800 ऐसा हमारे हिसाब। अब उनको परमानेंट करने वाली जो बात है, वो बात एक्ट में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है, उसको एग्ज़ाम दे के ही आना पड़ेगा उनको। नहीं, एग्ज़ाम दे के आना पड़ेगा, लेकिन आप जो है तो प्रायोरिटी रख सकते हैं ना, कि हमारे पास ऑलरेडी इतने दिनों से जो काम कर रहे हैं, हाँ, उनको जो है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी तरजीह दी जा सकती है, उस हिसाब से उस बेस पे आप वैसा अगर प्रोविज़न है तो हम बिल्कुल देंगे। अपने आपके पास जो पीआरओ है, सीनियर पत्रकार, उनका भी कुछ ये होना चाहिए। अच्छे सैलरी पे रखा ना, एक्सपीरियंस के बिना क्या सही से चल रही है, अभी तो आप मीटिंग ले सकते हैं। ये कौशी जुडिशियल बॉडी है, कौशी जुडिशियल बॉडी है, ये पॉलिसी जो डिसीजंस नहीं ले, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ना, उसका वो पार्टी से संबंध नहीं। के मीटिंग में
छोटे मोटे जो डिसीजंस है एनओसी देना, वो भी काफ़ी सारे, जो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो अहम हमने डिसीजंस लिए हैं, जो आने वाले दिनों में एक ऐतिहासिक डिसीजन बोल के सामने आएंगे, जिसमें बड़ा बदलाव नज़र आएगा, ये हम आपके माध्यम से सबको बताना चाहते हैं। हाँ, उसमें जो आप लोग वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो कितनी आपको जगह मिली हुई है, और जो पंचक्की में है वहाँ क्या आपका सेटअप रहेगा? वो अभी पूरा वर्क बोर्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा या नहीं, सारा हमको हज हाउस में जो जगह मिली है वो पार्शियल मिली है। गवर्नमेंट का ऐसा सोचना है कि कभी भी अगर यहाँ से फ़्लाइट शुरू होती है तो वो मेन कंसेप्ट उनका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हाजी लोगों का। तो उसके लिए वो उन्होंने रिज़र्व रखा है, हमें 8,700 स्क्वायर फीट दिया है, जिसमें हमारा जो है लीगल सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आएगा। उससे कंसर्न जो भी सेक्शंस है, 2-3 सेक्शन अहम है जिसको जगह ज़्यादा लगती थी हमारे पास, वो सेक्शंस यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे। बाकी सेक्शन हमारे पंचक्की में ही रहेंगे। वो सारे कदीमा में तो नहीं जाएंगे, वक्फ बोर्ड का पूरा यहाँ का नहीं, वक्फ बोर्ड का ऑफिस वहाँ से शिफ्ट नहीं हो रहा है। सिर्फ जो अहम डेस्क है जहाँ पर उधर किल्लत हो रही थी, बैठने की भी परेशानी हो रही थी, फाइलें नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से लीगली हम कोर्ट में नुकसान फेस कर रहे थे, वो नहीं होना, इसलिए हमने वो सेक्शन अहम जो है तो यहाँ लाएंगे। उससे रिलेटेड और 2-3 सेक्शन जिसमें CEO और चेयरमैन की बैठक भी यहाँ है या वो उस पर हमारा विचार चल रहा है, क्योंकि आज की डेट में तो चेयरमैन को कैबिन ही नहीं है वक्फ बोर्ड में, पंचक्की में चेयरमैन खुद CEO की कैबिन में जाके बैठते जब जाते हैं तो असल में चेयरमैन की कैबिन तो यहाँ पर होगी और CEO की कैबिन दोनों तरफ रहेगी, क्योंकि सेक्शन, क्योंकि वो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है तो उनकी कैबिन दोनों तरफ रहेंगी। लेकिन चेयरमैन और हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनकी कैबिन हम यहाँ पर बनाएंगे। अभी आपने बताया कि बदलाव आ रहे हैं आप, हाँ, आने वाले वक्त में क्या क्या बदलाव आ रहे हो? CEO साहब आए और आपके दोनों की मिलके जो चल रही है अभी देखिए, आप सब जानते हैं काफ़ी वर्षों के बाद हमको CEO और रेगुलर ऑफिसर मिला है, नहीं तो काफ़ी सालों से यही चलते आ रहा है, तकरीबन 8-10 सालों से, कि एडिशनल चार्ज, टेम्पररी चार्ज और रिटायर्ड होने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे ही ऑफिसर थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, ये दोनों के कोशिश से हमने, सुनेत्रा वहिनी दोनों भी DCM, ये तीनों के पास हमने हमारा दुखड़ा सुनाया, और सिडको के ऑफिसर हमारे फयाज साहब की इसमें बहुत बड़ी कुर्बानी है। सिडको जैसा डिपार्टमेंट वो यहाँ पर छोड़कर वक्फ बोर्ड में आए हैं, तो उन्हें भी लगता है कि एक मुस्लिम होने के नाते कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, इसलिए इतनी बड़ी पोस्ट छोड़कर वक्फ बोर्ड में CEO बोलकर रेगुलर हमको मिले हैं। इंशाल्लाह उनका जो तजुर्बा है अर्बन डेवलपमेंट का, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अगर डेवलप करते हैं तो जो हमारा कंसेप्ट है वक्फ का, वो कंसेप्ट पूरा होने में हमको मदद मिलने वाली है, और इसके ज़रिए से हम ज़रूर ही डेवलपमेंट के रिलेटेड जो हमने आज डिस्कशन की है, तो आने वाले दिनों में ज़रूर उसका आपको पिक्चर नज़र आएगा। अच्छे अधिकारी को वक्त में नहीं रखा जाता, तो फयाज साहब को हाँ कैसे संभालेंगे आप लोग? क्योंकि सरकार हमेशा बदल देती है, जो भी रेगुलर ऑफिसर रहता है उसको एकदम नीचे। नहीं साहब, अभी देखो पिछले 3-4 साल से देख रहे, सरकार हमारे साथ पूरी सपोर्टिव है। सरकार ने वक्फ के ख़िलाफ़, मुझे नहीं पता कोई अभी तक तो कदम उठाया है। जितना पैसा बताता, उसका भी आंसर देता हूँ। सरकार ने, ये सरकार हमारी जो देवेंद्र जी की, एकनाथ शिंदे साहब की, सुनेत्रा वैनिक साहब, इन्होंने जितना पैसा वक्फ बोर्ड को दिया पिछले 70 साल में किसी ने भी नहीं दिया। 2 करोड़ 3 करोड़ फंड आए, उसमें प्रोविजंस ऐसे थे, 3 में के 2 करोड़ तो वापस जाते थे मार्च एंड में, 1 करोड़ भी इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अभी प्रोविजंस में भी फ्रीडम है, पैसा भी मिल रहा है। अभी ये साल हमारी 15 करोड़ की प्रोविज़न है साहब, स्टार्टिंग ही 15 करोड़ से करे उन्होंने, पूरा उन्हीं इसमें उसमें तो हम 50 तक चले जाएंगे। पिछले साल तकरीबन हमने हमारे GPS मैपिंग के नाम पे 22 करोड़, हमारे 15 करोड़ ये फिक्स, ऑफिसों के नाम पे 70 से 80 करोड़, 70 साल में कभी किसी ने 2 करोड़ क्रॉस नहीं करी, सरकार ने हमको 70 करोड़ दी था। तो ये सरकार वक्फ के फेवर में है, वक्फ के अगेंस्ट में नहीं है। हाँ, वक्फ के नाम पे जो ब्लैकमेल कर रहे हैं उनके खिलाफ है देवेंद्र जी की सरकार, ये बात ख्याल में रखो। तो यहाँ पर वो ऑफिसर भी वो सरकार के माध्यम से आए हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। आपने बावनकुड़े साहब का बोला, तो बावनकुड़े साहब ने जो वर्ग 2
क्लास 2 ज़मीन जिनके पोजीशन में है उनको रिग्रांट करके वर्ग एक करने की जो उनके अनाउंसमेंट है, इनामी ज़मीन आप कर मैं वही बोल रहा हूँ आपको, इनाम जो है तकरीबन 25 तरीके के इनाम है। अपने वेस्टर्न महाराष्ट्र में जब जाएंगे आप तो बहुत सारे इनाम हैं। अपने विदर्भ में जाएंगे तो अपना विदर्भ का कुछ पार्ट पहले एमपी में आता था, तो उधर के भी इनाम बहुत सारे ऐसे, मैं कमोबेश 25 बोल रहा हूँ, फिगर करेक्ट नहीं होंगी, लेकिन तो वो इनाम के बारे में जब उन्होंने बोलते वक्त भले कुछ भी बोला, लेकिन जब हमारा पब्लिकेशन आया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का 52 करोड़ साहब का, तो उसमें क्लियरली लास्ट में मेंशन है इस प्रोविज़न को वक्फ एक्ट 95, हैदराबाद इनाम अबोलिशन एक्ट, अतियात इंक्वायरी एक्ट हैदराबाद में आने वाली ज़मीनें एप्लीकेबल नहीं होगी। ख़त्म हो गया, नहीं ये क्वेश्चन में हमारी वक्फ की ज़मीन सेफ हो गई। सर अभी आपने बताया कि कल जो आपके पास में हियरिंग्स हुई, हाँ, उसमें आपने 21 हियरिंग लिए और ऑन द स्पॉट जो है तो 11 जो मैटर्स थे वो डिस्पोज किए। इससे पहले कितने आपके पास में पेंडिंग केसेस हैं और उसमें से जो आपकी हियरिंग कंप्लीट हो गई भी है लेकिन वो डिसीजन के लिए पेंडिंग है, ऐसी कई शिकायतें? इसी से जुड़ा सवाल मेरा भी है कि पहले वक्फ बोर्ड में एम्प्लॉय की कमी का रोना था, लेकिन अब माशाल्लाह आपके अल्हम्दुलिल्लाह माकूल स्टाफ है, लेकिन उसके बावजूद भी पेंडिंग जो पड़े हुए मामला हैं वो हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए अभी जो आपने हेयरिंग सेक्शन का बोला वो हमारे पास अभी उसके ऊपर भी स्पेशल ट्रायल हमारा बम्बई ऑफिस से चलने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर तो मंथली कंपलसरी मीटिंग लेते हैं। आज के डिस्कशन में आपके अलावा भी हमारे पास पब्लिक से भी काफ़ी चीज़ें आई थी, लेकिन क्या होता है वो जो टाइमिंग दिया हुआ है वो जजमेंट सही होना चाहिए, हकदार के हक में जाना चाहिए। हाई कोर्ट में भी ट्रिब्यूनल में भी टाइम लेते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पेंडेंसी थी पुरानी, जैसा इन्होंने बताया कि जब स्टाफ नहीं था तब की बहुत सारी, अभी हम कवर होते होते आ रहे, तो इंशाल्लाह हमारा जो ये पेंडिंग जो है 100+ फाइल है वो हम मुंबई ऑफिस से मीटिंग लेकर ऑनलाइन या फिर समझो फिजिकली बैठकर, ये रेगुलर मीटिंग का एजेंडा अलग है हमारा, ये तो रेगुलर चलता रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा वो वहाँ से हम कवर करके उसको डिस्पोज करके ख़त्म करेंगे। और एक अहम डिसीज़न एक हुआ है इन्हीं से रिलेटेड, सेक्शन 70 में जो हमारे पास पेंडेंसी है, सेक्शन 70 के मतलब होता है कि कोई कंप्लेन करता है कि ये ट्रस्टियों ने फ्रॉड किया है, ये ट्रस्टियों ने जो है तो ऑडिट नहीं भरा है, इसमें पैसे का गबन हुआ है, तो सेक्शन 70 के प्रोविजंस कुछ ऐसे थे कि वक्फ बोर्ड अगर वो ट्रायल लेते बैठेगा तो उसको रोज़ बैठना पड़ेगा। ये प्रोविजंस इतने हार्ड थे, इसके लिए उसके अंदर एक ऑप्शन भी दिया हुआ था कि कोई आप इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट कर सकते, तो हमने वो इंक्वायरी ऑफिसर एक अपॉइंट किया है जो अब हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर वो डेली बैठकर वो ट्रायल लेगा, हेयरिंग लेगा और वो रिपोर्ट बना के हमारे सामने रखेगा। तो 70 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो लोग फ्रॉड करने के बाद भी अपने इदारे के ऊपर बैठे हुए और उनको किसी का डर नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ टेक्निकल चीज़ की वजह से हम उनको डिस्पोज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो कोर्ट फिर हमको ऑर्डर हमारी सेट असाइड करेगा। वो भी एक अहम डिसीजन, 70 के ऐसे कितने केसेस आपके पास पेंडिंग है? वो भी लगभग 100+ होंगे। सर ये आपने एक तरफा गवर्नमेंट की तारीफ किया कि वो फंडिंग वक्फ को ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने कमिश्नर सर मस्जिद को डिस्ट्रॉय करने की भी बात चली है, आपने कहा है कि तोड़ रहे ये कर रहे, क्या बोले? कुदड़वाड़ी का देखिए साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो नोटिसेस है, आप सुनिए मेरी बात, वो नोटिसेस MRTP एक्ट के तहत है। वो MRTP एक्ट के तहत लोकल अथॉरिटी को एक अधिकार दिया हुआ है कि वो कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसमें परमिशन नहीं ली गई है, आप एक तरफा मत देखो। कुदड़वाड़ी में जो मस्जिद है 2 शहीद हुए, तो 2 मंदिर भी शहीद हुए इलीगल कंस्ट्रक्शन। मैं खुद गया था, मैंने खुद कमिश्नर से बात की, मुझे ऐसे ही ब्रीफ हुआ था जिस तरीके से आपने बताया, मुझे कुछ लोगों ने बोला था, मैं खुद जाके विजय सूर्यवंशी वहाँ पे कमिश्नर है, उनसे मुलाकात की, उनसे तकरीबन आधा घंटा। आपका सवाल ऐसा है कि बताकर जो हमारा MRTP एक्ट है, वो MRTP एक्ट में प्रोविज़न है कि कोई भी आदमी बिना लोकल अथॉरिटी के परमिशन के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। उसके तहत वो काम चालू है, उसके तहत वो एक्शन हो रही है। उसमें हम सिर्फ हमारी मस्जिदों का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने हमारी ओर से एक पथक बनाया है, जो वो पथक हर मस्जिद में, हर दरगाह में जाएगा, उनके कागजात को चेक करेगा और होने वाले नुकसान और आने वाली आफत को कैसे रोक सकते हैं वो उसकी वो कोशिश करेगा। सर
आज़ादी से पहले की जितनी मसाजिद हैं वो तो बच्चे उसको क्या हाथ डालेंगे? नहीं, काफ़ी मस्जिदें उसमें अपनों के पास इफेक्टेड है, अभी भी इफेक्टेड है। जो नई मस्जिद है बिना परमिशन नहीं ये यहाँ पर कानून है हमारे देश में लागू, सारे कानून को हम पढ़कर स्टडी करेंगे और हमारे मसाजिदों को और वक्फ बोर्ड के अंडर में आने वाले इंस्टीट्यूट को हम पूरी तरह से बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड है ही इसी उद्देश्य के लिए बनाया हुआ कि ये सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स को बचाया जाए, उसकी हिफाजत हो। नहीं जाऊँगा ना। सर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सपोर्ट से, कोऑर्डिनेशन से महाराष्ट्र में बहुत सारे तरक्याती प्रोजेक्ट्स लाए जा सकते हैं। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स अपने पास आए हैं, उन पे काम हो रहा है, क्या स्टेट का सर? नहीं, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि फंड की कमी की वजह से हम उसके लिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, किरण ने जो हिसाब से मीटिंग करने वाली, जो भी प्रोविजन है हम लाने की कोशिश करेंगे। कि हमारे नए सीईओ साहब जो है तो अर्बन डेवलपमेंट से आए हुए हैं, तो आप जो है तो इसको अच्छी तरीके से उसका इम्प्लीमेंट पूरा करवा सकते फायदा वो हैं। हमारे बोर्ड को दे रहे आए जब से, और देते रहेंगे। अगला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनका